प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। भारत की ओर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को मिलने के साथ ही चीन में बौखलाहट देखी जा रही है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के पास चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार WZ-7 ड्रोन के विशिष्ट जुड़े हुए पंखों के आकार ने फिलीपींस के समाचार संगठन GMA न्यूज़ के रैफी टीमा का ध्यान आकर्षित किया है जब यह पश्चिमी फिलीपींस के आसमान को पार कर गया। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये ड्रोन देखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप 19 अप्रैल को मनीला पहुंची है। चीनी सेना के ड्रोन के देखने का ये समय अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में दूसरे थॉमस सोल और स्कारबारो सोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का अधिग्रहण किया है। ये उसकी अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की तरफ एक अहम रणनीतिक कदम है। भारत के साथ इस डील को फिलीपींस के सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से क्षितिज 2 प्राथमिकता परियोजनाओं के हिस्से के रूप में किया गया है। भारत और फिलीपींस के बीच सरकार से सरकार सौदे के तहत डिलीवरी में 3 मिसाइल बैटरी ऑपरेटर अनुरक्षक प्रशिक्षण और एकीकृत लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज शामिल है। प्रत्येक मिसाइल बैटरी में आमतौर पर 2 या 3 मिसाइल ट्यूबों के साथ 3 मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर होते हैं जो अपेक्षित ट्रैकिंग सिस्टम के साथ होते हैं। ऐसे में फिलीपींस के पास चीन के WZ-7 ड्रोन को दिखना ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाने वाले भारतीय परिवहन विमानों के आगमन के साथ मेल खाता है। यह घटना फिलीपींस और अमेरिका के बीच बालीकाटन 2024 अभ्यास की शुरुआत से पहले हुई है। जेट संचालित WZ-7 जिसे पीपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी उड़ाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022 में चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस ड्रोन को ताइवान स्ट्रेट के पास उड़ते देखा गया था। उस वक्त ताइवान ने समुद्र में WZ-7 का पता लगाया गया था जिससे ताइवान के पास PLA सैनिकों की मौजूदगी का पता चलता है। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के लिए विशेष चिंता उत्तरी फिलीपीन द्वीप लुजान पर अमेरिका द्वारा नया टाइफान जमीन आधारित मिसाइल प्रणाली की तैनाती है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों और सैन्य युद्धाभ्यास के कारण पश्चिमी फिलीपीन सागर में तनाव बना हुआ है। इन घटनाओं का कन्वर्जेंस क्षेत्र को आकार देने वाली नाजुक भू राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करता है। आइए हम बात करें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2015 के बाद देश की सेना के सबसे बड़े पुनर्गठन का आदेश दिया है जो साइबर युद्ध सहित सेना की क्षमताओं को प्रभावित करता है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि चीन ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को समाप्त कर दिया है। इस फोर्स को स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 8 साल पहले बनाया गया था। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की जगह राष्ट्रपति जिनपिंग ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स नाम से नई ब्रांच बनाने का फैसला लिया है। ये खासतौर से साइबर युद्ध की चुनौती पर ध्यान देगी। चीनी सेना का यह पुनर्गठन तब हो रहा है जब वैश्विक प्रभाव की लड़ाई में अमेरिका के सामने है और साइबर हमले एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने हाल में चीन पर लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि करने का आरोप भी लगाया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एरोस्पेस और साइबर यूनिट पहले रणनीतिक सहायता बल के तहत थी। अब ये यूनिट संगठनात्मक रूप से नए बने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के बराबर होगी। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के राजनीतिक कमिश्नर ली वेई अब इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स में वही भूमिका निभाएंगे। इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के नए कमांडर BE को बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एरोस्पेस यूनिट स्पेस का उपयोग करने और अंतरिक्ष संकट से निपटने में चीन की क्षमता में सुधार करेगी। सेना को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को दोहराते हुए शी ने कहा कि नई यूनिट साइबर सूचना प्रणाली के निर्माण और उपयोग में महत्वपूर्ण सहायता देगी। PLA नौसेना अनुसंधान अकादमी के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ शोधकर्ता काओ वेइडोंग ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य चीन की सेना को आधुनिक युद्ध की सूचनाकरण स्थितियों के लिए बेहतर बनाना है। इस पुनर्गठन से उपग्रह प्रणालियों, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के संचालन में मदद मिलेगी। चीनी सेना में ने नए सुधार पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से सैन्य प्रतिष्ठान में व्यापक फेरबदल के बाद हुआ है। अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञों ने शी के कदम को रॉकेट फोर्स सहित सेना में व्यापक भ्रष्टाचार की खोज की प्रतिक्रिया के रूप में देखा था जो देश के विस्तारित परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन करता है। पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को अक्टूबर में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनकी भूमिका से हटा दिया गया था। चीन ने दिसंबर में नौसेना के अनुभवी डोंग जून को नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया था।
आइए हम बात करते हैं मालदीव की। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को मतदान शुरू हो गया। इसके अस्थायी परिणाम देर रात तक घोषित किए जाने की संभावना है। ये चुनाव देश के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी नीतियों पर मालदीव में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारत और चीन की नज़र रहती है। मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ऐसे में भारत और चीन मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है। मुइज़्ज़ू ने चीन समर्थक रुख अपनाया और देश के एक द्वीप पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने का काम किया। राष्ट्रपति के लिए संसद में बहुमत हासिल करना कठिन होगा, क्योंकि उनके कुछ सहयोगी अलग हो गए हैं तथा अधिक संख्या में दल चुनावी दौड़ में शामिल हो गए। 6 राजनीतिक दलों और स्वतंत्र समूहों ने संसद की 93 सीटों के लिए 368 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जनसंख्या वृद्धि संबंधी समायोजन के बाद ये पिछली संसद की तुलना में 6 सीट अधिक है। लगभग 2,84,000 लोग मतदान के पात्र हैं। अस्थायी परिणाम रविवार देर रात घोषित होने की संभावना है। राष्ट्रपति पद के लिए मुइज़्ज़ू का चुनाव अभियान भारत को बाहर करो थीम पर आधारित था, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पर भारत को बहुत अधिक महत्व देकर राष्ट्रीय समरूपता से समझौता करने का आरोप लगाया था। मालदीव में कम से कम 75 भारतीय सैन्य कर्मी तैनात थे और वे भारत की ओर से दान किए गए 2 विमानों का संचालन करने के साथ ही समुद्र में फंसे या आपदाओं का सामना करने वाले लोगों के बचाव कार्य में सहयोग करते थे। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तब और तनावपूर्ण हो गए जब उनके भारतीय लोगों ने सोशल मीडिया पर मालदीव पर्यटन का बहिष्कार करने का अभियान शुरू कर दिया। दरअसल मालदीव के 3 उपपंथियों ने लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को लेकर उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए थे, जिसके जवाब में भारत में मालदीव पर्यटन के बहिष्कार का मुहिम चली। मालदीव सरकार के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। मुइज़्ज़ू ने इस साल की शुरुआत में चीन का दौरा किया था। चीन से आने वाली पर्यटकों तथा उड़ानों की संख्या में वृद्धि पर बातचीत की थी। मालदीव 2013 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल हो गया था, जिसका उद्देश्य पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में व्यापार तथा चीन के प्रभाव का विस्तार करने के लिए बंदरगाहों और राजमार्गों का निर्माण करना था। आइए अब हम बात करें पाकिस्तानी चावल की। रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान से आने वाले चावल पर रोक लगा देगा। रूस ने यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि पाकिस्तान से आई चावल की खेप में एक ऐसा कीटाणु मिला है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि रूस ने धमकी दी है कि अगर फिर से बिना पूरी सावधानी और सफाई बरते चावल भेजा तो वो इसे प्रतिबंधित कर देगा। रूस की संघीय संस्था वेटनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस ने पाकिस्तान से आए चावल को दूषित पाया और इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया था। रूस ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर आगे सावधानी नहीं बरती गई तो रूस पाकिस्तान से चावल का आयात बंद कर देगा। रूस ने पाकिस्तान के व्यापार प्रतिनिधि के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और उनसे मामले की जाँच कराने को कहा। रूस के शीर्ष अधिकारियों ने पाकिस्तान के दूतावास को भी पत्र लिखकर भविष्य में निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन रोकने को कहा। रूस स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने रूसी सरकार की चिट्ठी को पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के पादप सुरक्षा विभाग को भेज दिया है। पत्र में साफ कहा गया कि अगर भविष्य में भी चावलों में सफाई संबंधी समस्या मिली तो पाकिस्तान से चावल खरीद पर रोक लगा दी जाएगी। गौरतलब है कि रूस ने साल 2019 में भी पाकिस्तान से आने वाले चावल में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से प्रतिबंध लगा दिया था। दिसंबर 2006 में भी रूस ने पाकिस्तान से आने वाले चावल पर प्रतिबंध लगाया था। पाकिस्तान की चावल निर्यात एसोसिएशन के अध्यक्ष चेला राम केवलानी ने रूस की नाराजगी पर कहा कि पाकिस्तान के चावल निर्यातकों को चावलों को चुनने और उनकी पैकेजिंग में सावधानी रखने की जरूरत है। भारत द्वारा बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध से पाकिस्तान को फ़ायदा मिला है। भारत दुनिया भर में बिकने वाले चावल का 40% निर्यात करता है। भारत द्वारा निर्यात पर रोक का फ़ायदा पाकिस्तान को मिला है। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान ने 7 लाख टन चावल का निर्यात किया, जो कि किसी भी वित्तीय वर्ष के एक महीने में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के चावल निर्यातकों को उम्मीद है कि पाकिस्तान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात कर सकता है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 37 लाख मीट्रिक टन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।